बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास रामिन मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पर ही सबसे पहले बात की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतालिक, जिनकी जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले वकला से मुतालिक जजेस पर मुश्तमिल एक डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील क्या अमल में आई कि वकला तंजीमें ही शदीद नाराज हो गईं। आखिर वज़ीर आज़म के एहतसाब की बातें तो इन वकला की जानिब से बेपनाह की गईं, मगर बात अपने एहतसाब की आई तो आखिर इनकी चीखें क्यों निकल गईं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वकला तंजीमों की नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे, या फिर अगर एहतसाब के अमल का आगाज कर दिया गया है तो एहतसाब का अमल यूं ही जोरों शोर से आगे बढ़ता चला जाएगा। चूंकि वकला तंजीमें शदीद नाराज हैं इस डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील की बिना पर, और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तब्दीली का आगाज जिसका बेड़ा मंसूर अली शाह साहब की जानिब से उठाया गया उस पर बाकी वकला तो नाराज और बरहम नजर आ रहे हैं। लेकिन साबिक लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबर अवान साहब भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। यकीनन हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो भी इस तब्दीली से ना खुश हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब जब हम बढ़ेंगे, क्योंकि जुडिशरी से मुताल्लिक बात हो रही है, तो अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी बरहम दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि विफाक हो या सूबे, वो अदालती फैसलों को बेहद कमजोर समझते हैं। आला अदलिया की जानिब से हुकूमत को पीसीओ दौर से निकालने के और 21वीं सदी में लाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। अब यहाँ पर दो अहम नुक्ते उठते हैं कि क्या वाकई ही हुकूमत जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को अपना पाएगी, या फिर मौजूदा सियासतदानों को फरसूदा निज़ाम ही ज़्यादा सूट करता है। आमिर मतीन साहब, सबसे पहले कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की और यकीनन मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए उन्हें काबिल तहसीन भी करार दिया, लेकिन अदलिया की इस्लाहात की जानिब अभी आगाज़ शुरू हुआ, तवक्कुआत भी बहुत हैं, मगर आगाज़ पर ही उनकी राह में रोड़े अटकाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि ये जब चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब आए तो हमने ख़ास तौर पे सराहा, और हमारे पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि हम शायद बहुत ज़्यादा कई दफ़ा तनकीद करते हैं, तो हमने ये ख़ास तौर पे तारीफ़ की, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका हम भी रोना रहते हैं और मेरा ख्याल पूरे मुल्क में भी इस बात की दुआई है, क्योंकि अच्छी खबर नहीं आती, बुरी खबरें आती हैं कि सूरत हाल ये है कि तमाम बड़े बड़े अदारों के जो चीफ्स हैं, ख़ास तौर पे जो एहतजाब से या इंसाफ के हवाले से जिनका काम है, वो सारे टेंटेड हैं। नैब का चीफ टेंटेड है, FIA वाले पे इल्ज़ाम है, अकाउंटेंट जनरल पे इल्ज़ाम है, कल परसों ही लगे हैं, ऑडिटर जनरल पे इल्ज़ाम है, रेगुलेटरी बॉडीज़ पे इल्ज़ाम है, प्राइम मिनिस्टरों पे इल्ज़ाम है, बाकी तो छोड़ें, चीफ मिनिस्टरों पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है। कोई जो है अदालत की तरफ से, जो एक ज़माने में जुडिशल एक्टिविज़म था, तो जो भी था उसकी खराबियाँ चौधरी इफ्तिखार की बेताशा होंगी, मगर उस वक्त लोगों को एक उम्मीद हो गई थी कि यार शायद कोई बेहतरी होने जा रही है, तो वो भी रुक गई। तो उसके बाद इस सारे माहौल में जहाँ के ना इंतज़ामी कोई इस्लाहात हो रही हैं, ना अदालती हो रही हैं, तो एक बीच में से ना एक रे ऑफ किरण जिसे कहते हैं ना, उम्मीद की किरण नज़र आई कि एकदम से चीफ जस्टिस साहब आए लाहौर हाई कोर्ट के, और हमने खबर पढ़ी और हम बड़े खुश भी, और हम शायद वाहिद ही थे, कल भी थे और आज भी थे, किसी ने उसको उस तरह नहीं सराहा जिस तरह हमने सराहा कि उन्होंने ये फैसला पहले आते सारी उन्होंने 30 जजेस जो हैं, जिसके अंदर सेशन जज भी थे, सिविल जज भी थे, उनको OST बना दिया, घर पे बिठा दिया बेसिकली। और उसके बाद उन्होंने जो एक हमारे यहाँ एक वकीलों का भी खासा बन गया है कि रोज़ की हम देखते हैं, और शायद मेरा ख्याल हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ काफ़ी सारी इकट्ठी की हैं इस तरह के वाक़यात, जहाँ पे रोज़ पुलिस वालों को मार रहे हैं, जजेस से बदतमीज़ी हो रही है, कि जब से चौधरी इफ्तिखार की वो जुडिशल कैंपेन वो जो स्टार्ट हुई थी, तो ये पावर क्वेश्चन में काले वोट कोर्ट वाले जब से वो एक्टिव हुए हैं, वो एक ट्रेंड ही बन गया है कि वो लोग जो कि ज़िम्मेदार हैं, कानून के मुहाफ़िज़ हैं और उसके लिए जिनका सारा रोज़गार है, वो नज़र आते हैं रोज़, हर चौथे पाँचवें दिन नज़र आता है पुलिस वालों को मार रहे हैं और जजों अदालतों में लड़ाई हो रही है। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई। तो कल रात को लेट जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से
अली जफर साहब की तरफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, एक वो आ गया कि जनाब उनको उस पर बड़े एतराज़ात हैं कि ये बिल्कुल वन साइडेड है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया है कि इसके मतलब जो है चीफ जस्टिस नजरसानी करेंगे। उन्होंने ऑफ कोर्स उसके अंदर लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 भी का हवाला दिया है। आई एम श्योर कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी बड़े लर्नेड जज हैं और उनकी शोहरत है कि वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने भी ऐसे लिए कानून का सहारा लेके ये बनाया होगा। मगर बहरहाल वकीलों का ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कभी अफ्तारी से आ रहा हूँ तो वहाँ काफ़ी पाकिस्तान के नामी ग्रामी वकील थे, उनसे बहस हो रही थी, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था कि जनाब आगे जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर वकला भी शामिल है, तो अभी जो बनाई है इसमें टोटली जज हो गए हैं, इस तरह नहीं हो सकता। ये है पॉइंट टेकन, बिल्कुल है। मगर हमारा कहना दो चीज़ों पे ख़ास तौर पे आज हम ख़ास तौर पे कर रहे हैं। पहली तो ये है कि जब कोई खुदारा इस तरह का कोई इकदाम पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यहाँ पे ना विसल ब्लोअर्स हैं, ना यहाँ पे कोई रिफॉर्म्स हैं, और ना कोई इस तरह का दलेर आदमी आता है कि एक दलेर आदमी के अच्छे काम करने से पूरा एक डिपार्टमेंट ठीक हो जाता है, और जब अदलिया ठीक होती है तो मुल्क ठीक हो जाता है। वो चर्चिल का बड़ा फेमस क्लीशे है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जब उसने पूछा था कि जनाब हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं, उनके सही काम कर रही हैं तो फिर हमें हिटलर के हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा, ऐसी चीज़ों को सराहना चाहिए। ऑफ कोर्स उस पर बहस होनी चाहिए, बहस हो सकती है कैसे ठीक हो सकता है, क्या ठीक सकता है, मगर जनरली सराहना चाहिए। तो दूसरा ये कि हमारा ये एतराज़ है कि ये जो वकीलों ने अपना निज़ाम बनाया हुआ है, बिल्कुल इससे 5-10 साल में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जुडिशरी की जो मूवमेंट हुई थी, तहरीक, उसके बाद से मसले का हल नहीं हुआ, और रोज कचहरियों में पुलिस वालों को मारना, आवाम को मारना, जजेस के साथ लड़ाई रोज का है। उसमें हो सकता है कई दफ़ा जजेस का भी कसूर हो, मगर लार्जली नज़र आता है हमारे सहाफ़ियों का ये मसला रहता है, लोगों को बड़े एतराज़ आते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम रिफॉर्म को कहेंगे ठीक है यार बताएं हमें क्या ठीक करना है, और इस बहस में हम शामिल भी होना चाहते हैं। मगर वकला का इस तरह लगता है कि थोड़ा सा हमारा गिला है कि ये लोग बिल्कुल रोक के बैठे हुए हैं कि किसी को ठीक भी नहीं करने देना, और कोई करेगा तो उसको रोकेंगे भी। दूसरी जो मुझे बड़ी तकलीफ हुई बात की वो ये कि मैं अफ्तारी से आ रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तान के बड़े नामी शामी वकला थे, एक वकील थे जिनसे कल मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी वो मेरी चीफ जस्टिस साहब को भी बड़ी हुई है, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े इनलाइटेंड आदमी हैं, और बड़ा अच्छा काम किया है। तो आज ये प्रेस रिलीज आ गई तो वो बिल्कुल उनकी टोन ही बदली हुई थी। ये तो नहीं हो सकता ना ऐसे वकीलों का, वो बिल्कुल जो है उस तरह की बात ही और हुई थी। तो दूसरी जो मुझे मेरे लिए ज़्यादा जो तकलीफ दह बात थी और मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ, वो ये कि ना सिर्फ कि इस डिसिप्लिनरी कमेटी से उनको एतराज़ है, उनको इस बात से भी एतराज़ था कि जनाब ये जो वकील जो जज 30 निकाल दिए गए हैं ये कैसे निकाले जा सकते हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान में हम ये रोता रहते हैं कि नैब अपना से नो टू करप्शन की बड़ी कैंपेन बनाई हुई है। हम कहते हैं यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-4 बड़े केस बता दें कि 2-4 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में अगर आप किसी को टांग देंगे सारे मुआशरे पे उसका असर जाएगा जब टॉप पे होगा। तो वो तो होता नहीं है। अगर कोई करता है तो सारा मुआशरा गैंग अप कर जाता है, सारा मुक्तदर तबका उस डिस्ट्रिक्ट का जिसका सेशन जज जाता है, बाय द वे उनको निकाला नहीं गया, OST किया गया है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के जरा सा ड्यूटी से हटा दिया गया। और जज साहब ने नोटिफिकेशन में ये जिक्र नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये लोग करप्ट हैं, बल्कि कल अखबार में ये लिखा हुआ था कि ये बुरी शोहरत के हामिल हैं। ये जज साहब ने नहीं कहा, ये अखबार में छपा हुआ था। तो ये अब ये नहीं पता कि उन्होंने इन लोगों को जो OST किया है, हो सकता है उनके मुकदमात 30-30 लंबे हो रहे हों, फैसले ना कर रहे हों, काम में सुस्ती हो सकता है बुरी शोहरत हो, मगर एक आदमी है उसका बस चार्ज है। मेरा ख्याल उसको हक होना चाहिए कि वो अगर उसने ठीक करना है तो उसको हायर एंड फायर की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर वो अथॉरिटी नहीं है तो वो कैसे ठीक कर सकता है। तो मुझे उस चीज़ पे ख़ास तौर पे वकला अभी 2-4 और ख़ास तौर पे वो वकला भी थे जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़े इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनते हैं। और मैं ये सोच रहा था क्योंकि ये जज साहब ने सिर्फ ये नहीं किया था, इनका एक मशहूरी भी है कि ये सिटीजन शहरियों के हकूक़ के लिए बड़े बड़े फैसले आते रहे। जिस तरह कल क्लासा साहब ने जिक्र किया गुजरा के वाक़े का, लाहौर की ट्रैफिक का बगैर पूछे हुए प्लान बना दिया, उन्होंने कहा नहीं शहरियों से पूछें।
उसके बाद उन्होंने एक दो और भी काम किए कि औरतों की नुमाइंदगी जुडिशरी में नहीं होती, वो भी स्टेप्स किए। तो मुझे उम्मीद थी कि जो हुकूक नुस्वा या हमारे जो इंसानी हकूक के जो बड़े चैम्पियन मुकला हैं, कम से कम वो, तो मैं ये इफ्तारी में आया तो मैं हैरान रह गया कि वो लोग भी कि नहीं जी ये इस तरह तो नहीं निकाला जा सकता, ये कैसे हो गया। तो मुझे एक रिजेंटमेंट नजर आई जिसपे कि मैं चाह रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी लंबी तकरीर हो गई कि मैं जनरली परेशान हूँ कि इस मुल्क में कोई अच्छा काम करने के लिए आ जाए, वो कर ही नहीं सकता, हालात ऐसे बन गए हुए हैं। किसी को भी अच्छा काम करने की इजाजत दी जाती। क्लासेस साहब अगर आप इजाजत दें एक छोटी सी ब्रेक पे हम चले जाएं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे कि इस तरह से डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील अमल में आई मगर वकला तंजीमें जिन्हें साथ देना चाहिए था वही इस्लाहात की राह में रोड़े अटकाना शुरू हो गई। क्लासेस साहब इस पर सारी सूरत पर क्या कहेंगे ये तो आपको बताएंगे, मगर ब्रेक के बाद डॉक्टर बाबर अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, यकीनन उनसे भी जानेंगे कि वो इस तब्दीली से खुश हैं या फिर नाखुश। बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासेस अब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने कहा, क्या हम लोगों ने इसे अपना कल्चर बना लिया, इसे अपनी रवायात का हिस्सा बना लिया? कोई भी एक अच्छा शख्स आएगा, इस सिस्टम को ठीक करने की बात करेगा, हम उसे काम नहीं करने देंगे। आमिर मतीन साहब ने बड़े ठंडे तरीके से उन 2-4 लोगों का नाम बताया जिन्हें किसी दौर में हम बड़ा रोल मॉडल समझते थे। सही। बड़े मुतासर होते थे कि इंसाफ की बात करते हैं, ये जस्टिस की बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आपको मैं हमेशा से बात कहता रहता हूँ कि एक अनहोली अलायंस है हमारा, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियन है, ये इलीट का एक क्लब बन चुका है पिछले 67 ईयर से या 70 ईयर से, जब से जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इनके दरमियान एक बंदा आ जाए जो इनकी तमाम स्कीम्स ऑफ थिंग्स हैं, जो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की हुई है, जो लूट मार का हमने सिस्टम बनाया हुआ है, उसको चेंज करने की कोशिश करे। सही। अब मैं उसमें अब 2-4 लोगों को मैं नाम ले लेता हूँ कि एतजाज़ हसन साहब कहते होते थे कि रियासतों की माँ जैसी, एक पूरे मुल्क में उन्होंने जुलूस निकलवाए और लीड किया, नारे, तकरीरें, शेर व शायरी सब कुछ किया। बंदे मरे, यहाँ पे आपको याद होगा इसमें कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, 10-15 मरे। डॉक्टर इसरार शाह जो था पीपल्स पार्टी का था, उस बेचारे की टांगें की हमेशा के लिए मजबूर हुआ है चीफ जस्टिस साहब की कंपेन में। एंड देन व्हाट हैपेंड, एतजाज़ साहब फिर उसके बाद गन्ने तोपे लेके उसी चीफ जस्टिस पे चढ़ गए, जनाब के आप हमारे म्यार पे पूरे नहीं उतरे। भाई आपकी किस बात में यकीन किया जाए? आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि रियासतों की माँ जैसी। बिल्कुल। और फिर एक दिन एतजाज़ हसन खुद कह रहा था वहाँ पे सेनेट में, उसने कहा जनाब के बहुत सारे जजों ने, वकीलों ने जो तहरीक का हिस्सा थे, उन्होंने माल कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं चीफ जस्टिस के नाम पे, कि पैसे पकड़े हैं जाके उन्होंने अदालतों में अपनी मर्जी के फैसले करवाए। ये एतजाज़ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, उनके सेनेट में तकरीर है। सही सही। मतलब हमारे वकील जो हैं, जरा इनसे मादरत के साथ पूछने की जरूरत है। आसमा जहांगीर साहबा, एक बड़ा रोमांस था हमारा इनके साथ, समझते थे बहादुर खतून है, हमेशा कमज़ोर के साथ खड़ी होती हैं। आपको कहीं नजर आई कि यहाँ 14 लोग कत्ल हुए हैं इसमें मॉडल टाउन में? कहीं से आसमा जहांगीर आपको नजर आई है? कहीं से कोई उनकी आवाज़ सुनाई दी? कोई आवाज़, कोई अपने फोरम की तरफ से उन्होंने पटिशन कर दी हो, कभी उन्होंने कोई जाके मुजाहरा कर दिया हो कि जनाब 14 लोग मारे गए हैं, 2 मैं मारी गई हैं। आसमा जहांगीर आजकल मादरत के साथ वो हर ताकतवर बंदे के साथ खड़ी होती हैं, वो कमज़ोर के साथ अब खड़ी नहीं होती। जो हमारा उनके साथ एक रोमांस था, उनको हम बैठ कर रोमांटिसाइज करते थे। अब भी मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ जो उठाई जाएगी ना इन्हीं के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, उस मूवमेंट को आसमा जहांगीर लीड करेंगी। अच्छा। ये अफोर्ड नहीं कर सकते इन लोगों को, जिस तरह की इन्होंने बना ली हैं, ये हमें आके कहेंगे तो सही कि मजलूम के साथ खड़ो। चीफ जस्टिस ने क्या गलत किया? मंसूर अली शाह साहब ने बताएं, अपने घर से शुरू किया। आपके क्या तलो क्या? अगर हमारा मीडिया जो है, हम तो माफिया बन के, लोग हमें भी कहते हैं आप एंकर माफिया हैं, आप मीडिया माफिया हैं, एक सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी माफिया है, एक पॉलिटिशियंस का माफिया है, एक आपके करप्ट अफसरान का, एक यहाँ वकीलों का भी माफिया बन चुका है, बड़े वकीलों का बन चुका है। अपनी मर्जी के उन्होंने चैम्बर्स खोले हुए हैं, उन्हीं में से वकीलों को उठा के जजेस लगवाते हैं और फिर बंद भी नहीं करते। अभी बाबर रहमान साहब आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेते हैं उनसे, जरा मैं लेता हूं उनसे भी पूछ। पहला सवाल मैं ये पूछता हूं कि ये जो वकील बनते हैं, जब जज बनते हैं, अपना चैम्बर बंद करते हैं कि उसी चैम्बर पे काम चलता रहता है और उसी पे ऐसी केसेस आते रहते हैं और सारा कुछ यहाँ पे उस कार्रवाइयाँ होती रहती हैं? भाई एक बताएं, अगर उस चीफ जस्टिस ने, मंसूर अली शाह ने, अपना घर साफ करने की कोशिश की है, तो क्या बुरा किया? उन्होंने 30 जजेस को कहा है कि इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, तो आपका क्या मसला है? आप क्यों उनको रखाना चाहते हैं? जी बड़ा गलत हुआ है। और जिन लोगों का ये नाम अभी आमिर साहब ने तो नहीं लिया, इनकी मेहरबानी, मतलब मुझे खुद सुन के मायूसी हुई है। मैं क्या, अगर ये लोग जो टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, सोसाइटी को बदलने की बात करते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह टाइप बंदा आ जाता है, कहता है जी मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते हैं
तो पूरा मुआशरा आपका गैंगअप हो जाएगा, पूरा मीडिया आप देखेंगे खड़ा हो जाएगा। यही आसमा जहांगीर होंगी, यही एतजाज साहब होंगे, अली जफर साहब को गुस्सा चढ़ गया है। हालांकि आज हमने बुलाया था, बिल्कुल वो आने से इनकार कर दी। इतनी जरूरत नहीं अली जफर साहब में आए कि हमारे कुछ सवालात का वो सामना करें। बाबर रहमान साहब की बड़ी मेहरबानी कि हमारी इस रिक्वेस्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप किस तरह का मुल्क चाहते हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, इनसे 100 शिकायतें हैं वकीलों से, ये बड़े बड़े वकील हैं, अपने नाम पे फीस लेते हैं। इनसे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को शिकायतें हैं कि फीस तो अपने नाम पे ले लेंगे लेकिन जूनियर को भेजेंगे अदालत, जूनियर को। बिल्कुल ऐसा है, हम देखते हैं, उस पे देखते हैं। तो आम आदमी कहाँ पे जाए? मार पिटाई आप ये देख रहे हैं, वायलेंस आप करते हैं, तशद्दुद आप करते हैं, और कितने सारे वकीलों के खिलाफ शिकायतें होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, जो वकीलों के नुमाइंदे, आपने कितनों के खिलाफ कार्रवाई करी है? यहाँ जुडिशल कमीशन है आपका, इसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन, जजेस के खिलाफ कंप्लेंट जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं आती। हम सहाफ़ी के खिलाफ आती हैं शिकायतें, कोई आजकल वैसे हम उसमें पैमरा में ये पेश हो रहे हैं, भी हाजिर होके हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी शुरू है और हमने कोई रोला नहीं डाला। हम गए हैं, आमिर मतीन और मेरे खिलाफ शिकायत की है फॉरेन ऑफिस ने, हम गए हैं, पेश दी हैं, बड़ी इज्जत एहतराम के साथ अपना केस पेश किया है, अल्लाह की ब्लेसिंग थी, हम जीत के वापस हैं। हमने कोई रोला नहीं डाला, हमने कोई विक्टिम बनने की कोशिश नहीं की। हमें क्यों बुला रहे हैं? हमें फिर बुलाएगा पैमरा, वो इंतही ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हम वहाँ पेश होने को तैयार हैं। अच्छा, सियासतदान को पकड़े, वो कहते हैं मेरी विक्टिमाइजेशन हो रही है। जुडिशरी कहती है हमारा अपना मैकेनिज्म है, हमें टच ना करें। फौज की बात करें, वो कहते हैं हमारा अपना कोर्ट मार्शल है। और भाई, इस मुल्क में कहीं कुछ सिस्टम है, किसी बंदे से पूछा जा सकता है, किसी से थोड़ी सी बात की जा सकती है, या तबाही मच गई है निचली सतह। अच्छा, यही लोग बैठ के आसमा जहांगीर टाइप्स जो हैं, ये कहते थे कि निचली जुडिशरी को ठीक करें। अब उन्होंने निचली जुडिशरी ठीक करनी शुरू की है, फिर इस तरह तो नहीं होगा। कहते हैं ऊपरली जुडिशरी को ठीक करें। अच्छा, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक्चुअली कहा गया कि जनाब ये नीचे वालों के पीछे पड़ गए, ऊपर वाले के करें, ऊपर वालों के बच्चे हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, कहा गया। बिल्कुल, क्लासेस साहब, बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, मेरा ख्याल है उनको भी इस गुफ्तगू में हम यकीनन शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आज कोई भी वकील जो है ना आज हमारे प्रोग्राम में आने को तैयार नहीं था। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहादुर हैं। आपने कहा जी नहीं मैं आता हूं और बैठ के कोई इस पे गुफ्तगू करते हैं। तो पहले जरा आप ये बता दें कि आप कैसे व्यू करते हैं। पहले तो आपकी पोजीशन हम जरा चेक कर लेना कि हमने तो अपनी पोजीशन दे दिया डॉक्टर साहब को, हम किस साइड पे खड़े हैं। आप जरा बताइए कि आप किस साइड पे खड़े हैं। पाकिस्तान की कौम को और आपको, आमिर मतीन साहब को और मैडम को भी बड़ी अच्छी तरह से पता है, तो यहाँ एक सियासी जज सारे उसके ट्रक पे चढ़े हुए थे। कोई ड्राइवर था, कोई क्लीनर था, कोई उसका प्रोमोटर था, मैं उसका मुखालिफ था। आज हो सकता है कि मंसूर अली शाह के लिए मेरी कोई मुलाकात नहीं है और मैं बस 1-2 केसेस में जब वो जज से पेश हुआ, चीफ जस्टिस जब बन जाए, मेरे चैम्बर के, मेरे गाँव के, मेरे घर के भी बने लोग जजेस, मैं कभी किसी के घर नहीं मुबारकबाद देने गया, ना मैं उनके पास जाता हूँ। इसलिए मेरा काम नहीं है, मेरा काम प्लीड करना है, मेरा काम PR करना नहीं है। जो मंसूर अली शाह ने कहा वो कहा क्या है? उन्होंने कहा कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी वो हाई कोर्ट के अंदर बनाएंगे जिसके जरिए से अगर किसी जज के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो उसको प्रूव करेगी। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि जब किसी वकील के खिलाफ बार काउंसिल कोई कार्रवाई करती है तो उसको एक जज हाई कोर्ट का बैठ के 2 बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, वो सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर और एक सुप्रीम कोर्ट का अमूमन सीनियर यूनिट जज, जो जिसको कहा जा सकता है चीफ जस्टिस। इसलिए उनका मौकफ गैर कानूनी भी नहीं है और गैर आईनी भी नहीं है। मैं उसकी हिमायत करता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह के मौकफ। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये, आमिर मतीन साहब, रऊफ कलासा और मैडम, के जो जजेस के हवाले से उनका फैसला है वो कोई रेफरेंडम के जरिए से, जज यहाँ नहीं लगते अमेरिका की तरह इलेक्शन के जरिए कि उनको रेफरेंडम के जरिए से या इम्पीचमेंट के जरिए से कोई निकालने वाला भी हो। ये उनका ही काम है। और आइन के आर्टिकल, मैंने पहले लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट का हवाला दिया, आइन के आर्टिकल 203 में लिखा हुआ है कि सारी सुपरिंटेंडेंस हाई कोर्ट की हद तक चीफ जस्टिस की है और हाई की है। इसलिए जो उन्होंने किया वो उनके इख्तियार में है। इंडिविजुअल केसेस पे मैं नहीं तबसरा कर सकता किसके केस में क्या है, क्योंकि फैक्ट्स मेरे सामने नहीं है, किसी का केस में प्रेसिडेंस नहीं। अच्छा, तीसरी बात जो आपने कही वो बड़ी जरूरी है। आपने एक बात कही, आपने कहा जी कि ये जो मंसूर अली शाह साहब का कसूर क्या है। मेरा ख्याल है स्टेटस को तोड़ने वाले हर आदमी को बुरा कहते हैं, वो बजाय अकेला नजर आता है, लेकिन असल ताकत स्टेटस को तोड़ने वालों के पीछे होती है। वो खामोश शरीयत की भी ताकत है और जिनको समझ आ रही होती है कि ये क्या कर रहा है उनकी भी ताकत है। इसलिए मेरे ख्याल में जो काम उन्होंने शुरू किया है, अगर वो पीछे हटे
तो वो शक्ल से नजीबुत तरफैन सैयद मुझे नजर आए, खूबसूरत आदमी है, तो कम से कम मेरे जैसे लोगों का दिल टूटेगा जो ये जिस तरह आपने कहा कि आप रोमांस रखते हैं कि कोई तब्दीली आ सके। डॉक्टर साहब, और फिर कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल में आपके साथ, हम पूरा शो आप हमारे साथ ही रहेंगे, मैं जरा ये पूछना चाहता था कि एक एतजाज अहसन ने तकरीर की थी सेनेट में, अब आप इसका जवाब देंगे, ये नहीं कहेंगे कि मेरे कुलीग हैं यार, मैं इस पे नहीं देता। उस पे उन्होंने कहा था कि जनाब के ये जो ये तहरीक के लीडर थे, ये इसी के उसके जस्टिस मूवमेंट के बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने कैश करवाया, करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालतों में बड़े फेवरेबल उन्होंने फैसले लिए। तो ये जो हमारे वकील साहबान हैं, एक तरफ अपनी अपनी मर्जी के जजेस भी लगाते हैं, लॉबीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े यहाँ पे चेंबर्स के लोग हैं, अपने जज लगवाते हैं, अपनी मर्जी के बाद में फैसले लेते हैं और सारी उम्र कमाई करते हैं। ये कोई सरमायाकारी की जाती है अदालतों में, जुडिशरी में, कि एक मूवमेंट का हिस्सा बन जाओ, उसी में से फिर उस करोड़ों रुपए कमाओ अदालतों में, फिर अपनी मर्जी के चेंबर बनाओ, चेंबर्स भी चलते रहते हैं, अदालतें भी चलती रहती हैं, जज भी चलते रहते हैं, कोई आप लोगों से भी पूछने वाला है कि नहीं है सर? ये दोनों सवाल अलग-अलग मैं इनके जवाब देता हूँ। पहला सवाल आपका ये है कि क्या कोई लॉबीज हैं ऐसी अदलिया के अंदर या वकला के अंदर जजेस की तैनाती में किरदार अदा करती हों? आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड फेयर टू माय नेशन, मैं अपनी कौम के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। आपके सवाल का मेरा जवाब ये है कि हाँ, ऐसी लॉबीज हैं और वो ऐसी लॉबीज जजेस के लगाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान में जो जजेस को लगाने के लिए कोलिजियम वाला कमीशन बना था, वो मेरा आइडिया था, उसमें मैं बैठता रहा है बानी मेंबर जब मैं लॉ मिनिस्टर था, इसलिए मुझे मालूम है वो लॉबीज काम करती हैं हर दौर में, कभी वो हावी हो जाती हैं और कभी वो मुसावी हो जाती हैं। तीसरा कोई मैं चॉइस नहीं रखता अपने सामने। अच्छा, आप दूसरे सवाल पे आपके आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, वकीलों के खिलाफ तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर साहब नहीं, एक से ज्यादा मेंबर साहब ने, जो सियासी चीफ जस्टिस था, उसकी अदालत में खड़े होकर सीनियर एडवोकेट्स के बारे में कहा इन्होंने तौहीन अदालत की है जी, आप इनको पकड़ लें। ये लॉबी का जो आपने कहा उसका मैंने आपको एक हवाला दे दिया, मैं नाम नहीं ले रहा, और अगर उनमें से कोई बोला तो फिर मैं नाम ले लूंगा, बेशक आपके शो में आके ले लूंगा। अच्छा, आप दूसरा जो आपने छेड़ा वो बहुत अहम इशू है कि मसलन लाहौर हाई कोर्ट की, आई एम जस्ट गिविंग एक डेमो करते हैं, लफ्जी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में मसलन फर्ज करें एक बोर्ड के नीचे वकीलों के दफ्तर बने हुए हैं, वहां नाम लिखा हुआ है बाबर अवान, वहां नाम लिखा हुआ है एतजाज अहसन, वहां नाम लिखा हुआ है अली जफर, वहां नाम लिखा हुआ है फलाना, और इनमें से अगर कोई XYZ जज हो जाता है तो जो अंदर बरामदा है उसके अंदर उसके नाम की तख्ती लगी हुई हो जस्टिस फलाना, और बाहर जस्टिस फलाने का चैम्बर अगर खुला हुआ हो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, और आखिर में मैं बात करूंगा बराए रास्त, यहाँ से मैं बात करूंगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब, उनसे मैं दरखास्त भी करूंगा, बात भी करूंगा। तो जजेस जितने भी गए उनके चैम्बर्स ना सिर्फ खुले रहते हैं, बल्कि जिस कचहरी में से वो उठते हैं या जिस कोर्ट में वो बैठते हैं, अंदर जज का लिखा हुआ है मिस्टर जस्टिस फलाना, बाहर उनका भाई बैठा हुआ, भतीजा बैठा हुआ, साला है, बहनोई है, मामू है, कोई चचा है, उनका कोई शागिर्द है, उनका कोई बेटा है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी खौफनाक तस्वीर कशी कर रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं। मेरा ख्याल था कि मैं आपसे बड़े मुश्किल सवाल करूंगा, मगर आप तो जो हमने कहनी थी वो आप ही कही जा रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। नहीं आमिर मतीन साहब, चूंकि बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, तो तस्वीर की बात क्लासा साहब ने की, यकीनन इसके सभी रुख बाबर अवान साहब किस तरह से उनकी तस्वीर कशी करते हैं वो तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन वकला की नाराजगी की असल वजह आखिर है क्या? बहुत सारे सवाल हैं जो क्लासा साहब आमिर साहब के जहनों में है, यकीनन बाबर अवान से पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासेस साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो तस्वीर कशी डॉक्टर साहब की जानिब से की गई थी, यकीनन वो बड़ी खौफनाक थी। हम चाहते हैं मजीद भी आप उनसे। डॉक्टर साहब, आपने जो तस्वीर खींची है लाहौर हाई कोर्ट के हद तक, आई होप कि ये चारों सूबाई मेरा ख्याल है कैपिटल्स में हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें ये नजर आ रही होंगी। आप तो पूरे मुल्क में जाते हैं केसेस करें, जरा कोई बाकी सूबों का भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह के जो जजेस आए हुए हैं उनके वहाँ पे पीछे उनके चैम्बर्स काम कर रहे हैं सर? मैं लाहौर हाई कोर्ट को तो मैंने नमूना कर, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक जुबानी हम डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए मैंने नाम रैंडम लिया। सारे हाई कोर्ट्स में और सारी अदालतों में
जिन जजेस के जो एलिवेट हो गए, जज वकील होते हैं ना पहले, फिर एलिवेट हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि जो सर्विस से आते हैं उनके मुकाबले का इम्तान शान भी होता है, सिविल जज बनते हैं, एडिशनल जज, सेशन जज बना, ऊपर चला गया। यहाँ कोई इम्तान ही कोई नहीं है, पूछता ही कोई नहीं है, जज लग जाता है, अगले दिन बाहर को पता लगता है फलां साहब जो है वो जज लग गए। अच्छा, अब वो चलिए ठीक है, लग गए, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना मुझे कभी जज बनने में इंटरेस्ट और ना जज बनाने में किसी को खास आदमी को इंटरेस्ट रहा। लेकिन आप तो जज बनाते रहे डॉक्टर साहब, इनकसारी से काम लेते रहे। आप तो चीफ जस्टिस बनाते रहे, आप तो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के आप पे इल्जाम है, इनकसारी से काम ले रहे हैं। आप तो लॉ मिनिस्टर के तौर पर जुडिशल कमीशन के, आप उसके बहुत एक्टिव मेंबर थे। आप तो किसी दौर में डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इतनी इनकसारी भी अच्छी नहीं होती वैसे भाई साहब, मैं तो थोड़ी सी अंदर की कहानियां कुछ जानता हूँ आपकी। ये रऊफ खलासा साहब, उस जमाने में आप बतौर अटॉर्नी जनरल के आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल होते थे। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हमारे सर ये जो अब जो हम उस पे आ रहे हैं दोबारा, कमिंग बैक टू सेम इशू, मेरे सामने खबर पड़ी है सर एक चैनल की, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। एक यहाँ इस्लामाबाद के 3 जजेस थे जिन पे करप्शन चार्जेस पे जिनको रिमूव किया था, और रिमूव करने वाले उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल हमीद और रहमान साहब थे। 3 जजेस के खिलाफ शिकायतें आई। उसमें ये अगेन जो मैं स्टोरी आ रही है स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें एडिशनल सेशन जज थे परवेज कादिर मेमन साहब थे, परवेज उल्ला कादिर मेमन, एक सिविल जज कुदरतुल्ला थे, एहतशाम आलम साहब थे। उन पे चार्जेस लगे जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने उनको हटा दिया और हटा के एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर लगा दिया। ये 2012 का बता रहा हूं मैं। अब उनमें से एक साहब जो परवेज कादिर मेमन साहब दोबारा वहीं आके जज लग गए हैं। तो ये इसको कैसे मैनेज करेंगे कि आप एक्शन लेते भी हैं, आप पे चार्जेस भी हैं, एक चीफ जस्टिस कार्रवाई करता है, 3-4 साल बाद वो साहब जो हैं वो मिल मिला के दोबारा आ जाते हैं। आप और मैं बात करें तो कहते हैं तौहीन अदालत भी लग सकती है, ना आप हमें बोलने देते हैं, करप्शन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जुडिशरी पे आप बात नहीं कर सकते। एक चीफ जस्टिस ने खुद इनिशिएटिव लिया है तो अभी हम गैंग अप हो गए हैं, पूरी बिरादरी भी वकीलों की नाराज हो गई है सर। अच्छा, मैं पहले जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था, जस्ट से फ्यू लाइंस अबाउट दैट, वो ये है कि पहले कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके नाम के चैम्बर्स खुले हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नाम के 2-2 चैम्बर खुल गए। एक ही प्रेमिसेस में कचहरियों में 2-2 चैम्बर भी जजेस के नाम के ऊपर खुले हुए हैं। और जजेस, मैं चीफ जस्टिस से जो बात कहना चाह रहा था, मैंने कहा मैं यहीं से उनको कह देता हूँ कि मैं उनसे ये गुजारिश करना चाह रहा था कि आप फौरी तौर पर जो आपका मेंबर इंस्पेक्शन टीम होता है, सीनियर सेशन जज हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, कल उसको कहें अमला साथ ले और काले रंग का एक डब्बा दे दें उसको। जो जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं और उनके चैम्बर खुले हुए हैं, उन जजेस के चैम्बर्स के उनके नाम के ऊपर से जाके मिटा दें। मसलन एक जज का चैम्बर है वो बाहर खुला हुआ है, दूसरे जज के पास उसका अदालत में अगर पड़ा हुआ है फलाना चैम्बर, और जो पेश हो रहा है वहां पे अगर किसी ने मुखालफत करनी है उसकी बेल की या उसके स्टे ऑर्डर की, और वो बेचारा छोटा सा कोई सिफारशी है या मेरिट वाला है, दोनों में से लॉ ऑफिसर है, तो वो क्या करेगा, उसकी तो जान निकल जाएगी देख के ही। अच्छा, आप दूसरी तरफ जो आपने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए और ये कहा कि हाई कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट के पास जो इख्तियार है वो यही है कि वो किसी के खिलाफ इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करके उसकी सजा तजवीज करे, और सजा तजवीज करने के बाद फिर उसकी अगर किसी जुर्म ऐसी नौयत का है तो जुडिशियल पोस्टिंग उसकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। पुराने जमाने में नहीं होती थी। पुराने जमाने में अगर बार एसोसिएशन की करारदाद पास हो जाती थी तो समझा ये जाता था कि ये इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सामने आ गई है कि किसी और सबूत के बगैर उसको चीफ जस्टिस बुला के जज को कहते थे कि आपके खिलाफ हम ट्रायल करें या आप रिजाइन करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस तरह का एक वाकया नहीं है पूरे पाकिस्तान में ये वाकया। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। मैं वापस सिचुएशन पे लाना आता हूं कि यहाँ थोड़ी सी अब क्राइसिस हो गया है। क्राइसिस ये हो गया है कि अभी जो है हमारी उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस के इस इस्लाहात के पैकेज के बाद शायद ये हम रोना रोते रहते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, तो ये शायद सुप्रीम कोर्ट के लोग भी इसको अमल करें, बाकी सूबों में भी किया जाए। मगर वहाँ पे अभी क्राइसिस ये हो गया है कि चीफ जस्टिस नए लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने ये इस्लाहात कर ली हैं, बार वाले और वकील उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये कहने को तो नोट थोड़ा सा टोन डाउन है, मगर मैं जो उनके मूड देख के आया हूँ सीनियर वकला के, तो वो तो लड़ाई पे तुले हुए हैं, क्योंकि जैसे चल रहा है उससे कोई खुश नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में, सुप्रीम कोर्ट में 10-10 साल मुकदमे चल रहे हैं, रिश्वत की स्टोरियां सुनते हैं। आप 2-4 वाक़या बता रहे हैं, इस पर 50 प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि क्या खराबी है अदलिया के साथ। तो अब ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसका क्या हल निकलेगा? देखिए,
आपने बड़ी पते की आमिर मतीन साहब बात की है कि या वो नाकाम होंगे और या वो घर चले जाएंगे। मैं नहीं समझता कि उनको ये जो इकदाम उन्होंने किए हैं 100% कोई वकला उनके मुखालिफ हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। 100% मुखालिफ पहले ही हमें उनके हक में मिले। मुझे तो यकीन करें, अभी तक काफ़ी सारे, मैं अफ्तारी पे गया हुआ था, वहाँ कोई 10-20 टॉप पाकिस्तान के टॉप वकील बता रहा हूँ, वो कोई उनके हक में नहीं मिला। उसके बाद जो है हमने जिन लोगों को बुलाने की कोशिश की, अली जफ़र समायत जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जिम्मेदारी थी कि आपके एक्सप्लेन करते, वो भी हमें नहीं आए। तो वो हमें कौन, कुछ और लोग बताएं कौन है जो इसके हक में हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ। पहली बात ये हो गई। दूसरा ये है कि सारे वकील को डंडेबारी नहीं करते, पुलिस की पिटाई नहीं करते, ऐसे भी हैं जिनको पुलिस पीटती है। फिर तीसरा जो असल बात है वो ये है कि मैं इसका कभी हामी नहीं हूं कि सियासी इंसाफ कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए, खा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, खा वो किसी सिविल जज की अदालत के ऊपर हमला हो, खा वो सिविल जज को बंद करके अंदर उससे स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की जाए, और ऐसे वाकयात पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं बदकिस्मती के साथ। लेकिन ये वकीलों का जो असली काम है वो यही है कि जितनी क्वालिटी का जज होगा और जितनी क्वालिटी की अदालत होगी, उनको उतना ही क्वालिटी का इंसाफ और उतना ही फौरी इंसाफ मिलेगा। हम जिस काम के लिए ये काला कोट पहनते हैं और कचहरियों में जाके धक्के खाते हैं, जो असल इशू है वो ये है कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ अगर कोई अपनी वो ट्रांसग्रेस वो समझते हैं, बात करें अगर लीडरों से, वकील के लीडरों से, बताएं कि जी पूछें कौन सा काम ऐसा हुआ है जिसपे आपको एतराज है, हम उसको कानून के दायरे में लाने के लिए, दायरे पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बात हो रही है ना, लाने के लिए तैयार हैं और वो बैठ जाए। अभी तो कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्होंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपके बात करेंगे। ये जो हम रोज देखते हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि आपके काले कोटों वाले जिस तरह अदालतों के जजों को धमकियां देते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, ये कोई पढ़े लिखों वाली बात तो यकीन कीजिए नजर नहीं आती। लेकिन हैं तो कहने को वकला हैं आमिर मतीन साहब, लेकिन यकीनी तौर पे आपकी बात भी बिल्कुल सही है। जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है वो पढ़े लिखों की जुबान और वो रवैया नहीं करार दिया जा सकता। एक ब्रेक बाद वापस आएंगे, डॉक्टर बाबर रवान साहब हमारे से मौजूद हैं, उनके साथ इस तमाम से पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार आपको फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी आमिर मतीन साहब। जी, हमें अभी वक्फे के दौरान में एतजाज़ अहसन साहब शायद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उन्होंने मैसेज भेजा है कि जनाब मैं ना अभी तक ये मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो बहस चल रही है इसके ना हक में ना खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया, तो आप क्या बात कर रहे हैं। हमने भी कोई उनके हवाले से कोई उनका बयान नहीं छापा चौधरी साहब। हमने सिर्फ बात ये की थी, आप जिस तरह के पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर हैं, आपको पोजीशन लेनी चाहिए हक में या खिलाफ, पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि ये बहस हम यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब पे ये बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि वो सुओ मोटो ज़्यादा करते रहे, जुडिशल एक्टिविज़म के हम भी हैं, मगर ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है कि जिसके अंदर रिफॉर्म्स किए जाएँ, ठीक किए जाएँ, तो ये कोई बंदा कर रहा है तो उसकी सपोर्ट में हम चाह रहे थे कि पता चले आप जैसे उस हवाले से शायद आपका नाम लिया गया, हमने आपके जुबान में मुंह में डाल के कोई अल्फाज नहीं कहे हैं। इतना मेरा ख्याल है बाबर रवान साहब भी कल अगर आप चाहें तो हम अगले नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम होगा तो आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल लेना चाहेंगे। मेरा ख्याल है आमिर आपने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर साहब की तरफ भी जाते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब जैसा बंदा अगर न्यूट्रल रहेगा किसी क्राइसिस में तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर रहने दें। फिर इसका मतलब है वो कहते हैं ना खामोशी नींव रजामंदी होती है, फिर आप उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। आपको अब तक जज कर लेना चाहिए था, आप कोई मामूली आदमी नहीं है। एतजाज़ अहसन जो है कोई आम आदमी नहीं है, वज़ीर दाखिला रहे हैं, इतने बड़े आप यहाँ पे लॉ के एक्सपर्ट रहे हैं, तहरीक आपने बहुत बड़ी आपने लीड की, अपोजिशन के लीडर हैं वहाँ पे, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, आपका बड़ा नाम है। आप ये कहते हैं कि मैं घर बैठा हूँ, न्यूट्रल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भी। सर ये कोई बात नहीं, यू हैव टू टेक ए पोजीशन। बाबर रवान साहब को अच्छा कहें, बुरा कहें, लोग एग्री करें, डिसएग्री करें, एटलीस्ट स्क्रीन पे आके बाबर रवान ने एक पोजीशन ली है, अपना पॉइंट दिया है, और अपने वकीलों के खिलाफ बड़ी हद तक खड़े हुए हैं, जो कि कोई आम काम नहीं है। आसमा जहांगीर जैसी एक बड़ी बहादुर खतून हम समझते थे, वो इस काबिल नहीं रही कि वो स्टांस ले सकें अगेंस्ट हर उनके फेलो उनके हैं। एतजाज़ साहब से कम इस सवाल का, इस बात का, कमेंट का मैं तवक्को नहीं करता था। एतजाज़ अहसन साहब न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ही हैज़ अ चॉइस, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। इन्होंने इलेक्शन लड़ने होते हैं, इन्होंने बार के लड़ने हैं, कभी सदर बनना है, सुप्रीम कोर्ट बार के, इन्होंने सियासतें करनी है, गेमें खेलते रहें। इस मुल्क में इंसाफ का जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है।
हमने पहले भी एतजाज़ अहसन साहब पे ट्रस्ट किया था, उसके बाद खुद खड़े होकर कह रहे थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब के जो मेरे फेलो जजेस से तरीक के उन्होंने करोड़ों कमाए, बिल्कुल अपनी मर्जी के फैसले। जिस वो जज को चीफ जस्टिस लेके उनके बारे में खुद कहते थे कि उनके बेटे को ने करप्शन किया, बहुत से इल्जाम हैं। अब वो कहते हैं जी मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि एक और चीफ जस्टिस जो है उसने वकीलों को टेक ऑन कर लिया है। तो जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, तो आपका जो वकीलों का जो मादरत के साथ हमें भी कहा जाता है कि मीडिया के माफिया हैं, तो वकीलों ये अदालतें कई दफ़ा कह चुकी हैं, जजेस भी इतने कोई वो नहीं फरिश्ते नहीं है। एक सामने स्क्रीन पे खबर चल रही है जो बार बार हम दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद के या सिविल कोर्ट्स के जो एक उनके एडिशनल जज साहब जो हैं, सेशन जज साहब परवेज कादिर मेमन साहब, वो मुअत्तल हुए, बरतरफ हुए इकबाल हमीदुद्दीन साहब के हाथों, वो वापस आ गए हैं। तो आप पे भी इल्जाम लगते हैं कि वकील जो हैं वो भी इंसाफ की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। जजेस तो हैं, उन्होंने तो जजेस को हटाया, 30 जजेस की छुट्टी होगी कि घर जाओ भाई, आपके में जरूरत नहीं है। अपने को वकीलों का भी कुछ बताएंगे। और दूसरा लास्टली, ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो है जिनके आपने अभी नाम लिए हैं कि फलां 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 जजेस के 2-2 चैम्बर्स हैं, तो अली जफर को, आसमा जहांगीर को, एतजाज अहसन को, उनको कुर्द साहब हूँ या मेरे जफर यासीन वगैरह, इनको उन पे गुस्सा नहीं आते कि जाके वो चैम्बर्स बंद करवाएं कि जज साहब आप ये कैसे कर रहे हैं? मतलब उनको जस्टिस मंसूर अली शाह पे तो तकलीफ होगी है सबको, उन जजेस पे तकलीफ नहीं है जिन्होंने अपने बेंच खोले हुए हैं। और मादरत के साथ कुछ तो चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटों ने भी मेरा ख्याल है वकील हैं, उनके भी चैम्बर्स बहुत बड़ी फीसें लेते हैं। ये बड़े इश्यूज हैं जिन पे बात होनी चाहिए और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नजर आ रहा है कि हम सोच रहे थे जो सपोर्ट मिल रही, डॉक्टर साहब वो सपोर्ट क्यों नहीं आ रही? मैं उससे पहले जाते हुए आपने एक सवाल छोड़ा था इम्पोर्टेंट, और उस सवाल ये था कि वकील जो है वो माफिया हैं। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं इसे एग्री नहीं करता। वकीलों के अंदर यकीनन माफिया है। हमें भी कहा जाता है मीडिया का एंकर हम भी माफिया हैं, हमारे अंदर खराबियां, हम उसकी इस्लाह चाहते हैं। कोई इस पे कहे तो हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर बड़ी गलतियां और हम चाहते हैं कि हम भी दुरुस्त हो जाएं। जाहिर है हम कौम है जी, इसलिए हमें एक दूसरे के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, एतराजात उठाने चाहिए, एहतसाब भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है, मैं एक बात और कह के, वो बात ये थी जो दरमियान में रह गई कि जनाब वकीलों के लिए तो भी उनको तोइने अदालत में पकड़ते रहते हैं, उनके लाइसेंसेस के हवाले से भी ऑर्डर जारी होते रहते हैं, लेकिन बड़ी अदालतों में, बड़ी अदलिया में एहतसाब का ये पहला मौका है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एक ओपन स्टांस लिया है जी। दूसरा, मैं इसको किस तरह से वकीलों के खिलाफ समझ लूं? किसी वकील के खिलाफ जिस दिन कोई नाजायज ऑर्डर पास होगा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के जरिए से, उस पर फिर बात करेंगे। अभी तो ऑर्डर ही कोई नहीं है ऐसा जिसपे बात की जा सके कि उन्होंने क्या कर दिया वकीलों के खिलाफ। अच्छा, फिर यह है कि सोशलाइज करने वाले जजेस हैं। मसलन मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि अपनी मर्जी की शादियों में जजेस हजरात सारे नहीं जाते हैं, अपनी मर्जी के जनाजों में जाते हैं, अपनी मर्जी के वकीलों के घरों में जाते हैं। देखिए, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जजेस का, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। वकील, उसकी लिमिटेशन है, एक जगह जाके वो रुक जाता है, लेकिन जज के पास बड़ी पावर्स हैं और जज से जितनी वकील से उम्मीदें, उससे डबल उम्मीदें जज के साथ होती है। फिर जज की जो पुरसिश होगी, 92 के एक जजमेंट है और जजमेंट में रसूल मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान आपकी हदीस शरीफ है कि 2 किस्म के काजी हैं। एक किस्म के वो हैं जो इस बात पे पछताएंगे कि काश मैंने 2 खजूरों के मुकदमे का फैसला ना किया होता, और दूसरे वो हैं जो सीधे जहन्नुम में जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है अदालतों को, जहां इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है कि इनको इतराज किया जा सकता है, जजमेंट में भी इतराज किया जा सकता है जब वो आ जाए, लेकिन स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता, ये भी इम्यूनिटी इनको हासिल है। फिर जजेस जो आखिरी जाते हुए गाड़ी वो चला के घर लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फालतू गाड़ी भी ले लेते हैं साथ, कुछ ऐसे हैं जो 21 गार्ड लेके भी घूमते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेशुमार मुराद और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये सारे जितने भी मुकद्दस गायों के जजीरे हैं, ये सारे खत्म होने चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्टली हमारा खत्म होने से लास्टली क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि हमारे जैसी सोसाइटी है जहां पे मैंने कहा ना कि बड़े बड़े नाम बड़े, दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान हम कहते रहते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ह्यूमन राइट्स के सुनते हैं, बड़े वकीलों की तहरीकों के सरबराहों के सुनते हैं, बातें सुनते हैं, वो तो सारे के सारे एक साइड पे हो गए कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर एक बड़े वकील साहब फरमा रहे थे आमिर मतीन को, फिर इंज तो नहीं होना ना जनाब
ये बड़े वकील आज एक फरमा रहे थे, जो टीवी पे बैठ के भाषण भी जिनके सुनते हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसा चीफ जस्टिस सर्वाइव कर सकता है? कितने महीने चलेगा, कितने दिन चलेगा? और ये किसकी, उनके जाने से ये किसकी फतह होगी? मैं बिल्कुल भी प्रिज्यूम नहीं करता कि वो जाएंगे, मैं बिल्कुल भी प्रिज्यूम नहीं करता कि वो नाकाम होंगे, मैं बिल्कुल भी प्रिज्यूम नहीं करता कि वो अकेले हैं। और एक बात, मैं इससे आगे बात नहीं करता, लेकिन यहाँ रुक के मैं एक बात, आपने जो कहा ना सोसाइटी के बारे में, दैट इज अ वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जैसे मुआशरे के अंदर, आप जैसे मुआशरे के अंदर अगर आज 4 लोगों में ये हिम्मत है कि वो इस इशू पे खुल के बेलाग तजरिया और तबसरा कर सकते हैं, तो मैं मुआशरे से मायूस नहीं हूँ। सही, ठीक है, ठीक है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर बाबर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और तवक्कुआत तो यकीनन मंसूर अली शाह साहब से हमारी बहुत सी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि वो तवक्कुआत पूरी होंगी। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें इस्लाह का अमल जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।